साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो चलिए आज की वीडियो में बात कर लेते हैं भारतीय संविधान का। जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो है नागरिकता। और इससे पहले हमारे जो टॉपिक हो चुके हैं लगभग 8-9 टॉपिक, उनकी वीडियो पहले से बन चुकी है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए नागरिकता टॉपिक हमारा आज का रहेगा, तो स्टार्ट करते हैं। नागरिकता। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो नागरिकता के बारे में थोड़ा सा बता दें। कहीं कहीं जो है दोहरी नागरिकता होती है, कहीं कहीं एकल नागरिकता होती है। तो जैसे हांगकांग है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का मतलब कि आप किसी एक देश में ही जो है रह सकते हैं। अगर दूसरे देश में रहने जाएंगे तो आपको एक जो जहाँ पे रह रहे हो पहले से, वहाँ की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। टाइम भी इसका होता है शायद 7 वर्ष का टाइम। 7 वर्ष तक अगर आप एक देश से दूसरे देश में रह रहे हैं तो आपकी एक नागरिकता जो है, एक जगह की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये होती है एकल नागरिकता। और जो दोहरी नागरिकता है वहाँ उसमें क्या होता है कि आप एक से अधिक देशों में रह सकते हैं और दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है नागरिकता। और इसका जो वर्णन है वो मिलता है हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो इसमें है आपका विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न कह रहा है नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? तो ये है आपका देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ठीक है, तो आपका जो है नागरिकता आपकी लोप हो जाएगी, यानी कि नागरिकता निरस्त कर दी जाएगी। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो जैसा कि अभी पहले मैंने बता दिया है 1955 के नागरिकता कानून में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ये 7 वर्ष तक, जैसा कि ऊपर बता दिया गया है। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए बस 2 प्रश्न और हैं इस चैप्टर के। तो अगला प्रश्न कह रहा है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यानी कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ स्वीकार किया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है नागरिकता प्राप्त करने के लिए, एक मिनट, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो वो है आपका संसद। तो इसमें बस थोड़े से प्रश्न थे, इसी के साथ हम अगला टॉपिक भी सम्मिलित कर ले रहे हैं। ये हमारा है मूल अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये भी है, मूल अधिकार। तो कौन कौन से होते हैं मूल अधिकार, इनकी चर्चा आज कर लेते हैं। तो चलिए दूसरा चैप्टर हमारा, यानी कि अगला, तो ये हमारा हो जाएगा मूल अधिकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो ये है भाग 3 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है किससे? मूल अधिकारों से। और अगला प्रश्न क्या है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये है हमारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन
संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो ये है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक की। ठीक है, संविधान के जो अनुच्छेद हैं 12 से 35, उनमें क्या किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये हैं 7। ठीक है, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कह रहा है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति। और अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है? तो ये है न्यायपालिका। और अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो वो है संसद को। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? किसका? समानता का अधिकार। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये है अनुच्छेद 14। अगला है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये है 17। अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 19। याद रखना, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 19। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ये भाषण स्वातंत्र्य। ठीक है, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये है 21। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो ये है धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी? 14 वर्ष ना हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये है अनुच्छेद 25, जो कि धर्म से संबंधित है। इससे पहले इस पर बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो ये समादेश, यानी कि जिसे रिट कहते हैं, वही समादेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, ये है ऑब्जेक्टिव। तो क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये किए गए 12 से 35 तक, जिसकी चर्चा ऊपर हम कर चुके हैं। ठीक है,
मौलिक अधिकारों की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, ये हैं कौन कौन से हैं ये बताना है, ठीक है, जिसकी चर्चा हम आगे कर चुके हैं ऊपर, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ठीक है, यानी जो 5 अनुच्छेद हमारे 14 से 18 हैं उसमें समानता या समता का अधिकार से संबंधित वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंध है? तो ये है आपका 24वां अनुच्छेद, जैसा कि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? तो ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 24। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, तो ये है आपकी हेबियस कार्पस। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये हमारा अनुच्छेद 30, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो ये आपका 25, जिसकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। और अगला प्रश्न हमारा है मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया जाता है? तो ये है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? ये है हमारा अगला प्रश्न, क्या कह रहा है? एक मिनट, हाँ ये है, पढ़िए से। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। इन 4 ऑप्शन में से एक आपका सही है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारत का संविधान, एक मिनट, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? यानी संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न, चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ के संविधान से प्राप्त हुई है? ठीक है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी आयरलैंड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए वन लाइनर फिर से स्टार्ट, कुछ बीच बीच में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के
पार्थक्य का प्रावधान है। तो ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो ये है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये भी आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नीति निर्देशक सिद्धांत हैं कौन से हैं वो आपको बताने हैं। बाध्य योग नहीं, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें है बाध्य योग नहीं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के किस संविधान में सुनिश्चित किया गया है? तो ये आपका किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, या फिर सूचना का अधिकार। तो इसमें आपका हो जाएगा, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है वो बताना है आपको। तो चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान नागरिक संहिता। ये आपका किस में आता है? नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, या नीति निर्देशक सिद्धांत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, एक वन लाइनर है ना। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो ये आपका ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? तो ये आपका है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न कह रहा है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो ये है राज्य के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ये 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से है? सुरक्षा के संवर्धन से है। तो ये है अनुच्छेद 51 का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह आपका अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये है गोवा में समान नागरिकता संहिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारे आज 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और कल की वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक हमारा जो है मूल कर्तव्य। ठीक है, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है साथियों आपको ऊपर के जितने भी प्रश्न आपने पढ़े सारे के सारे समझ में आए होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इनको एक बार अच्छे से देखें और सुनें और पढ़ें। चलिए मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।